अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो रिपोर्ट पेश की थी, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उस हवाले से किस किस्म का रिएक्शन जो है वो सामने आया पाकिस्तान के दोनों विंग्स में से। The initial recommendations given by the First Constituent Assembly raised a firestorm of protest. It was called reactionary, undemocratic, against the Islam and ideology of Pakistan. In particular, the report was highly criticized by the leaders of East Pakistan, being more populous than West Pakistan would be underrepresented if both were given equal number of seats in the upper house, and this would have effectively rendered the eastern province a minority. तो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की फ़र्स्ट रिपोर्ट पर जो रिएक्शन और क्रिटिसिज्म सामने आया, उसके हवाले से इस रिपोर्ट को अनडेमोक्रेटिक कहा गया, रिएक्शनरी कहा गया, अगेंस्ट द इस्लाम और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहा गया कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में जिस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिस्लेशन या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप करने के हवाले से बात की गई थी, वो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की रिपोर्ट में नज़र नहीं आता। इसी तरह अपर हाउस के हवाले से कहा गया कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और दोनों हाउसेस के जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इस पॉइंट को ईस्ट पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जो है ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों और ट्राइबल एरियाज़ को मिला करके भी आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा था। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर इस रिपोर्ट पर अमल किया जाता है तो ईस्ट पाकिस्तान की वाज़े अक्सरियत को माइनॉरिटी में बदल दिया जाएगा, जो कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। Bengali critics also voiced concern over making Urdu the national language while thoroughly neglecting the Bengali language from the constitutional arena. There was also criticism on the proposals for a strong centre with vast powers on financial matters. Therefore, due to furious criticisms, Liaquat Ali Khan refrained from considering the report and invited the committee to present revised proposals and suggestions. बंगाली क्रिटिक्स ने उर्दू के हवाले से भी अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया कि उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। वो बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर देखना चाहते थे और उसके पीछे लॉजिक ये था कि बंगाली जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के तमाम इलाकों से ज़्यादा तादाद में हैं। इसी तरह एक और क्रिटिसिज्म जो है वो फर्स्ट रिपोर्ट पर किया गया, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई थी। तो ऐसी सूरत हाल में भी बंगाल जो है वो वीक रह जाता। बंगालीज़ को लगता था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। लिहाजा इस क्रिटिसिज्म को कंसीडर करते हुए लियाकत अली ख़ान ने फर्स्ट रिपोर्ट को इग्नोर किया और उन्होंने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया जो कि मज़ीद प्रपोजल्स और रेकमेंडेशंस के हवाले से काम करेगी। He also called for general suggestions and comments from the public in order to incorporate public opinion. Another special subcommittee was formed therein to facilitate such measures. This subcommittee was headed by Sardar Abdurrab Nishtar and later presented a revised report in the Constituent Assembly in July 1952. लियाकत अली ख़ान ने अवाम की राय हासिल करने के लिए एक सब कमेटी तश्कील दी, जिसके हेड सरदार अब्दुर्रब नश्तर को बनाया गया
ताकि वो रायामा मालूम करें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से आवाम क्या सोचती है और किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम चाहती है, ताकि फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग लास्टिंग और डेमोक्रेटिक काइंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया जा सके और फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस से अवॉइड किया जा सके। लिहाजा इस कमेटी ने जुलाई 1952 में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की। Second report of Basic Principles Committee. In light of the criticism received for the first proposal, the committee moved towards including a greater participation of public opinion into their successive report to the Constituent Assembly. After the assassination of Liaquat Ali Khan on 16th October 1951, Khwaja Nazimuddin stepped in as the second Prime Minister. बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने अपनी सेकंड रिपोर्ट पेश की उन तमाम क्रिटिसिज्म को मद्देनज़र रखते हुए जो कि फ़र्स्ट रिपोर्ट पर सामने आया था। उन तमाम एतराज़ात को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन इन द मीनवाइल लियाकत अली ख़ान जो है उनकी असैसिनेशन हो गई थी रावलपिंडी में और उनकी जगह ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर तैनात हो चुके थे। Now we will discuss the features of the second report of Basic Principles Committee. Khwaja Nazimuddin presented the second draft constitution to the Constituent Assembly on 22 December 1952. Its main recommendations were as follows. The objective resolution was adopted as a preamble to the proposed constitution, and the principles defined therein were to guide the state. It was suggested that existing laws be also brought in conformity with the Islamic principles. ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने 22 दिसंबर 1952 को दूसरी रिपोर्ट जो है वो पेश की और इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के तौर पर शामिल किया जाने का इशारा किया गया। इसी तरह जो एग्जिस्टिंग लॉज होंगे उनको भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। द रिपोर्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बोर्ड ऑफ उलेमा दैट वुड वेट लेजिस्लेशन टू मेक श्योर दैट it was in keeping with the teachings of Islam. The committee also recommended that separate electorates be maintained for Muslims and non-Muslims. फर्स्ट रिपोर्ट के हवाले से एक ऑब्जेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पेश किया गया था वो ये था कि पाकिस्तान जो है हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में भी हमने डिसाइड किया था कि हमारा जो फॉलोइंग या जो हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा या जो लेजिस्लेशन होगी या जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर सेटअप किया जाएगा वो इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी इस्लाम जो है उसमें सेंट्रल फिनोमिना के तौर पर जो है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट रिपोर्ट में इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से हमें कुछ ख़ास जो है वो देखने को नज़र नहीं आया। लिहाजा इस वीकनेस को जो है या इस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ उलमा के नाम से एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका मकसद ये था कि वो मुल्क में होने वाली लेजिस्लेशन और तमाम इक़दामात की इस्लामी हैसियत को परखे। कमेटी ने रेकमेंड किया कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मेंटेन रखा जाएगा ताकि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करें। The head of the state will be a Muslim and his term of office will be 5 years. He shall be elected by the joint session of both houses of the central legislature but will not be a member of the legislature. Head of the state यानी सदर जो है उसके लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया, जिसको कि 5 साल की मुद्दत के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी जो आपकी पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउस एक जॉइंट सेशन में चुनेंगे। सदर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो, वो कोई भी हो सकता है। द फेडरल लेजिस्लेचर शैल कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, द हाउस ऑफ यूनिट्स अपर हाउस
it is also known as Senate, and the House of People, that is the lower house and commonly known as National Assembly. The upper house shall consist of 120 seats while the lower house shall consist of 400 seats. तो पार्लियामेंट के दो हाउस होंगे, अपर हाउस यानी सेनेट, उसके सीट्स 120 होंगे, और लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल या नेशनल असेंबली, उसकी सीट्स जो हैं वो 400 मुतय्यन की गई. The seats of the two houses of the parliament shall be equally distributed between the two parts of the country, East and West Pakistan. The West Pakistan share of its seats was to be further divided amongst its provinces according to the population. तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जो सीट्स हैं उनको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में जो सीटें आएंगी उनको फर्दर डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, फ्रंटियर जिसको KPK बोलते हैं, और इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ पर मुश्तमिल एक सूबा था. तो वेस्ट पाकिस्तान की जो सीटें होंगी वो मज़ीद इन 4 सूबों में और ट्राइबल एरियाज़ में तकसीम की जाएंगी पॉपुलेशन वाइज. The tenure of both houses was to be 5 years with both enjoying equal power. The decisions regarding budget or monetary bills were to be decided in joint sessions of the two houses. The constitution shall be amended with the agreement of both central and provincial legislatures. दोनों हाउसेस का टेन्योर जो है वो 5 साल है, दोनों को इक्वल पावर्स होंगी, लेकिन बजट के हवाले से डिसीजन जो है वो जॉइंट सेशन में लिया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना होगी तो वो भी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो मिलकर करेंगी. द पार्लियामेंट्री सिस्टम विल बी अडॉप्टेड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स known as cabinet will be collectively responsible to the House of People और National Assembly. पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया गया, और जो कैबिनेट होगी, जो काबीना होगी मिनिस्टर्स की, वो इज्तमाही तौर पर जो है वो नेशनल असेंबली को अपनी हर ड्यूटीज़ के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी. Supreme Court would be the higher judicial authority. The judges of superior judiciary would be appointed by the President, while their dismissal was subjected to the recommendation of Supreme Judicial Committee. Higher judicial authority Supreme Court को हासिल होगी. Superior judiciary के judges को President जो है वो अपॉइंट करेंगे, और जहाँ तक उनके डिसमिसल का सवाल है तो करप्शन की सूरत में, या अगर कोई जज जो है वो फिज़िकली और मेंटली डिसेबल हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो ऐसी सूरत हाल में जज जो है वो ऐसे जज को डिसमिस करेंगे. लेकिन इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमेटी, जो कि चीफ जस्टिस और सीनियर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल होगी, उनकी रिकमेंडेशन पर ही किसी जज को जो है उनके ओहदे से डिसमिस किया जा सकेगा. तो ये थी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की सेकंड रिपोर्ट. आप देखते हैं कि सेकंड रिपोर्ट के हवाले से क्या रिएक्शन जो है वो देखने को मिला. द फेट ऑफ द सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज हाउएवर नो मोर फेवरेबल देन दैट ऑफ इट्स predecessor. This time reaction was adverse, particularly in West Pakistan. The leaders launched protest and agitation against the report. They highly criticized the point of parity and found no logic in treating one single province, East Pakistan, as being equal in importance to all other units put together. सेकेंड ड्राफ्ट के हवाले से भी बहुत से जो है ऑब्जेक्शन सामने आए, और इस पर रिएक्शन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की बजाय वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला. वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने एतराज़ किया
कि वो पैरिटी को किसी तौर पर कबूल नहीं कर सकते और ना ही कोई ऐसा लॉजिक समझ में आता है कि आप एक सूबे को बाकी तमाम सूबों के बराबर जो है वो एक सूबे को बाकी तमाम सूबों की निस्बत इक्वल बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन का मौका दें। यानी एक तरफ सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान है जबकि दूसरी तरफ पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, फ्रंटियर, उनको जो है आप कम रिप्रेजेंटेशन दें उनको, यानी तमाम जो ये यूनिट्स हैं या प्रोविंसेस हैं उनको एक यूनिट के तौर पर ट्रीट करें और वेस्ट पाकिस्तान को उनके इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये चीज़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, रिएक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान was no less hostile than in West Pakistan. The eastern leaders also opposed the principle of parity by ignoring their numerical majority and giving them equal representation. अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईस्ट पाकिस्तान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था कि उनको बाकी प्रोविंसेस के लिहाज से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, जबकि वो समझते थे कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो तमाम सूबों को मिला कर के भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उनको उतनी ही सीटें मिल रही हैं जितनी कि उन तमाम सूबों को मिलाकर, तो वो इस पैरिटी प्रिंसिपल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। Critics also raised voice against the formation of Board of Ulama to review central and provincial legislation. The provision of setting up this board outside the parliament, which could veto any legislation in the light whether or not it was Islamic, posed new dangers. इसी तरह जो एनलाइटेंड किस्म के क्रिटिक्स थे उन्होंने जो है बोर्ड ऑफ उलमा के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आवाज़ उठाई कि बोर्ड ऑफ उलमा को जो है क्यों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन पर नज़रसानी का इख्तियार हासिल है। यानी अगर वो समझते हैं कि वो इस्लामिक नहीं है तो ऐसी लेजिस्लेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ उलमा को पार्लियामेंट के बाहर इस किस्म की अथॉरिटी दे देना अनडेमोक्रेटिक है, या उनको वीटो पावर दे देना लेजिस्लेशन के हवाले से ये डेंजरस होगा एक्सट्रीमिज़म के हवाले से। जबकि पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट स्टेट नहीं होगा या थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा, यह पाकिस्तान बनने से पहले ही डिसाइड हो चुका था। मीनिंग देयर बाय कि इस किस्म के बोर्ड ऑफ उलमा की मौजूदगी में एक्सट्रीमिज़म जो है वो देखने को मिल सकता था। इस किस्म के रेजर्वेशंस जो हैं वो क्रिटिक्स ने उठाए। एनीहाउ द सिनेरियो फर्दर चेंज्ड and now we came to Bogra formula. The political and constitutional deadlock led to the removal of Khaja Nazimuddin on 16th April 1953. Mr. Muhammad Ali Bogra, Pakistani ambassador in the United States, was called back and appointed as a new Prime Minister of Pakistan. The Bogra formula was a political compromise presented and proposed by Prime Minister Bogra on 7th October 1953 before the Constituent Assembly. 1947 से 53 तक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान किसी भी कंसेंसस पर जमा ना हो सके और इन द मीन वाइल ख्वाजा नाजिमुद्दीन को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया और मोहम्मद अली बोगरा को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर थे, उनको न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। इन्होंने बाद में पार्लियामेंट से कॉन्फिडेंस का वोट हासिल किया और बहरहाल मोहम्मद अली बोगरा एक फार्मूला जो है पेश करने में कामयाब हो गए 7 अक्टूबर 1953 को, जो कि बोगरा फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसके फीचर्स क्या थे? इसमें उन्होंने जो मेजर ऑब्जेक्शन था उन्होंने उसको ख़ास तौर पर टारगेट किया।
The federal legislature would comprise of two houses, the House of Unit and the House of People. The total strength of House of Units would be 50, which was to be equally divided among 5 units, namely East Bengal, Punjab, NWFP, Frontier States, Sindh, Khairpur and Balochistan. The House of Units would be elected indirectly by the legislature of the units. The Bogra formula reduced the 9 units of West Pakistan into 4 units. तो फेडरल लेजिस्लेचर के हवाले से डिसाइड किया गया कि इसके 2 हाउस होंगे, द हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल. टोटल स्ट्रेंथ हाउस ऑफ यूनिट्स की यानी अपर हाउस की 50 होगी, जिसमें तमाम सूबों को जो है वो इक्वल बेसिस पर नुमाइंदगी का हक दिया जाएगा. हाउस ऑफ यूनिट्स को मेंबरान को जो रेलेवेंट प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगी, यानी सूबाई असेंबलियों के जो मेंबरान हैं वो हाउस ऑफ यूनिट्स के मेंबरान को इलेक्ट करेंगे. द हाउस ऑफ पीपल वाज टू हैव अ टोटल नंबर ऑफ 300 members to be divided among the 5 units in this manner. East Bengal 165 members, Punjab 75, NWFP 13, Sindh 19, State of Khairpur 1, Balochistan 3 and Bahawalpur State 7. Both houses were to have equal powers in all matters. There was a provision for a joint session of the two for the election of the head of the state and for the disposal of votes of confidence. लोअर हाउस यानी नेशनल असम्बली के हवाले से 300 सीटें मुतय्यन की गई, जिसमें सीटों का बाकायदा तौर पर तयन कर दिया गया. दोनों हाउसेस को इक्वल पावर्स हासिल थी हर हवाले से, जबकि हेड ऑफ द स्टेट के इलेक्शन के हवाले से पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जाएगा और फिर सरबराह रियासत यानी सदर को चुना जाएगा. इसी तरह वोट ऑफ डिस्पोजल ऑफ वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी जॉइंट सेशन में डिसाइड किया जाएगा. इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू हाउसेस अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस वुड बी कॉल्ड एंड द मैटर वुड बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी वोट, provided that the majority included 30% of the members from each zone. अगर दोनों हाउसेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो कंटिन्यू रहता है तो ऐसी सूरत हाल में एक जॉइंट सेशन जो है वो हाउसेस का कॉल किया जाएगा, जहाँ पे मैटर थॉरोली डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद मेजॉरिटी वोट के ज़रिए उसको डिसाइड किया जाएगा. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर जोन के 30% मेंबर जो है वो उसकी तायद करते हों. जो भी वो मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं तो उस हवाले से हर जोन के 30% मेंबर्स की तायद ज़रूरी है. The two houses of the Legislative Assembly formed the Electoral College for the presidential elections and the president was to be elected for a term of 5 years. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे 5 साल की मुद्दत के लिए. In place of the Board of Ulama, the Supreme Court was given the power to decide if a law was in accordance with the basic teachings of the Holy Quran and Sunnah. तो बोर्ड ऑफ उलमा के हवाले से जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि पार्लियामेंट के बाहर कोई ऐसा इदारा जिसको कि वीटो जो है वो पावर दी जा रही है लेजिस्लेशन के हवाले से, ये गलत है, तो इस ऑब्जेक्शन को दूर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दे दी गई कि वो हर पॉलिसी, हर बिल और गवर्नमेंट के हर एक्ट के हवाले से डिसाइड करेंगे कि क्या वो कुरान और सुन्नत की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ताकि इस्लामिक स्पिरिट जो है वो मेंटेन रह सके. अब मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले पर भी रिएक्शन जो है वो सामने आया, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या इसके क्या इम्पैक्ट्स थे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से. दिस प्रपोजल वाज रिसीव्ड विद ग्रेट एंथुजिज्म, हाउएवर देयर वर सम पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल.
but generally this proposal was accepted in all the corners of Pakistan. Another significant measure during this period which facilitated the problem of constitution making was the settlement of the language issue. In 1954, the Constituent Assembly of Pakistan decided that Bengali and Urdu would be the national languages of Pakistan. This decision facilitated the constitution making process. मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूले पर भी कुछ एतराज़ात किए गए, लेकिन ओवरऑल इसको एक्सेप्ट कर लिया गया थ्रू आउट द पाकिस्तान. इस हवाले से मोहम्मद अली बोगरा की एक और कंट्रीब्यूशन ये थी कि जो नेशनल लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट था वो भी दूर कर लिया गया और ये डिसाइड किया गया कि बंगाली और उर्दू दोनों जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेजेस होंगी. और इस पॉइंट से भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से एक स्विफ्ट जो है वो देखने को मिला. नाउ वी विल डिस्कस द डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो 47 में ही बनाया गया था इस मकसद के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए लेजिस्लेशन भी करे. But with the passage of time, the first Constituent Assembly unfortunately could not, or rather was not allowed to complete its mission. Within 10 days of the adoption of the final draft of the Constitution, it was dissolved by the Governor General in a most undemocratic and arbitrary manner. The dissolution of the first Constituent Assembly involved Pakistan in a series of legal disputes and in period of constitutional क्राइसिस. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़िम्मा जो टास्क लगाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के हवाले से वो पूरा ना हो सका और जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रूव हुआ उसके साथ ही गवर्नर जनरल ने अनडेमोक्रेटिक तरीके से अपने आर्बिट्रेरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया और उसके रीज़न्स ये बताए कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपने ज़िम्मे लगाए गए टास्क को पूरा नहीं कर सकी, लिहाजा ये आवाम का एतमाद खो चुकी है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन के साथ ही पाकिस्तान में लीगल डिस्प्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का एक सिलसिला चल निकला जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बना. फॉर्मेशन ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन 1955 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज. इट कंसिस्टेड ऑफ 80 members, half each from East Pakistan and West Pakistan, and had full authority of legislation. The new cabinet under the leadership of Chaudhry Muhammad Ali moved swiftly towards the constitution making. Second Constituent Assembly 1955 में बनाई गई. उस टाइम की जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को इलेक्ट किया. ये 80 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी और इक्वली मेंबर्स जो है वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से लिए गए थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से या लेजिस्लेशन के हवाले से इस असेंबली को कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी. चौधरी मोहम्मद अली को नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया और उनकी लीडरशिप में ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम आगे बढ़ाया गया. 1 unit formula. The province of West Pakistan was created in 14th October 1955 by the merger of the provinces, states and tribal areas of the Western Wing. The province was composed of 12 divisions and the provincial capital was established in Lahore. The province of East Bengal, now known as Bangladesh, was renamed East Pakistan with the provincial capital at Dhaka. तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो सबसे मेजर ऑब्जेक्शन था रिप्रेजेंटेशन के हवाले से उसको 1 unit फार्मूले के तहत ख़त्म कर दिया. चौधरी मोहम्मद
अली ने 1 यूनिट फार्मूला जो है वो पेश किया और इसके तहत वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस थे, स्टेट्स थे और ट्राइबल एरियाज़ थे, उनको एक सूबे में कन्वर्ट कर दिया गया। लिहाजा पाकिस्तान के 2 सूबे डिक्लेयर हुए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो है वो 12 डिवीजन्स पर मुश्तमिल था और उसका प्रोविंशियल कैपिटल जो है वो लाहौर में बनाया गया, जबकि ईस्ट बंगाल का ईस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया गया और इसका जो कैपिटल है वो ढाका में बनाया गया। तो ओवरऑल जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था विफाक के हवाले से, यानी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से हाउसेस के अंदर, उसको 1 यूनिट फार्मूले के तहत ख़त्म कर दिया गया, जिसको कि ईस्ट और वेस्ट दोनों विंग्स के लीडर्स ने जो है वो कबूल कर लिया। यह है आपका रीडिंग मटेरियल आज के लेक्चर के हवाले से, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। मैं आपको लिंक्स जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगी, काइंडली इसको गो थ्रू कीजिएगा और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो डोंट फील हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।